प्लेटफॉर्म की तरह स्टार्ट लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सोचिए एक ही प्रॉपर्टी के से पर मंथ 5 लाख रुपए किराया, और ये मैंने 2 साल पहले आर्टिकल लिखा हुआ, यानी आप सोचिए कि 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 24 महीने, यानी 60 ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए के तकरीबन कॉम का नुकसान हो चुका। 1 करोड़ 20 लाख रुपए और 10 करोड़ रुपए जो 9 करोड़ 76 लाख रुपए आने के थे, वो इतना कॉम का 2 साल से तो नुकसान हो रहा है। कोई बनिया होगा, कोई बिजनेसमैन होगा तो उसको नज़र से सोचेगा, तो उसको बिजनेस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसको पैसा को इन्वेस्टमेंट करके कॉम की फलाहियत क्या इस्तेमाल किया जाता है, वो भी सोचे। वो सोचे तो सिर्फ हमारी छोटी सोच की वजह से कितनी बार ऐसे सब काम होते रह जाते हैं। सर एक बात और कि अभी फिलहाल जो एक मुद्दा और चल रहा है, जैसे कि चारटोड़ा कब्रिस्तान को लेकर कि वहाँ पर कोई गेट बनाया है, वो कुछ 4 फुट अंदर है, तो यानी देखो क्या ना वहाँ पर ऐसा है कुछ कि आने वाले दिनों में वहाँ पर कॉर्पोरेशन की तरफ से कटिंग हो सकती है, तो कब्रिस्तान की जो जगह है कटिंग में जा सकती है। देखो प्रैक्टिकली मैं 2 बातों पे गौर करने की बात करूँगा। पहले तो हमारी सोच क्या है, कोई भी कब्रिस्तानों में आलीशान गेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बेशक होना चाहिए, क्योंकि एक जो इमेज आती है, आज हमको गुजरात इंडिया को लोग जानते हैं तो ताजमहल से जानते हैं, कुतुब मीनार से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि हमारे पुरखे ऐसा कुछ काम करके गए, इसे लोग याद करते हैं। इसी तरह से चारतोड़ा कब्रिस्तान एक माशाअल्लाह, वो तकरीबन वो भी 1 लाख स्क्वायर यार्ड का कब्रिस्तान है, तो कब्रिस्तान में आला माशाअल्लाह गेट होना चाहिए। अब बात आती है गेट एंट्रेंस पे ही होना चाहिए, बेशक बिल्कुल सच बात है, गेट एंट्रेंस पे ही होना चाहिए। अब वो गेट को हम लोग ने 10 फीट अंदर बनाया है। 2 मसले हैं। मसला नंबर 1 ये हैगा कि 10 फुट की कटिंग आने वाली है, तो आज दिन तो कल कटिंग आती है तो गेट टूटेगा, एक क्वेश्चन। सेकंड चीज़, क्वेश्चन वो मसले के साथ दूसरी पॉइंट पे भी बात आती है कि भाई 10 फुट गेट अंदर बनाने से बाहर की जगह हम लोग छोड़ देते, नहीं छोड़ते। बाहर की जगह का हम लोग इस्तेमाल पार्किंग में कर ही रहे। यानी मैं उसको इस तरह से समझाने की कोशिश करूँगा कि जनरली जो लोग गाड़ी चलाते हैं और उनका बंगला होता है, मकान होता है, रोड पे आप गाड़ी निकालते हो तो बिल्कुल रोड पे निकाल के रोड के ट्रैफिक के साथ बिल्कुल मर्ज होते हैं तो एक्सीडेंट होता है। उसकी वजह से बफर स्पेस होना चाहिए। आइडियल कंडीशन में वो चीज़ कहा जाता है कि कोई भी गेट अच्छे से बड़े से फ्लैट आप देखें या बड़े से शॉपिंग मॉल देखें, कुछ भी देखें, तो आपकी एंट्री का गेट तकरीबन थोड़ा अंदर होता है, 5 फीट 10 फीट। आइडियल कंडीशन में एक गाड़ी, छोटा सा टू व्हीलर, सिर्फ टू व्हीलर निकलने वाले तो टू व्हीलर की साइज़, एक टू व्हीलर या 2 टू व्हीलर की साइज़ होना चाहिए। कार निकलती है तो कार की साइज़, बड़ा सा गोडाउन है तो आपके ट्रक की साइज़ वो होना चाहिए, वो पार्क करने की जगह होना चाहिए, तो जिससे से रोड पे आप ट्रैफिक को डिस्टर्ब नहीं करो और एक्सीडेंट भी नहीं हो आपके। यानी कोई भी जगह पे, बीइंग आर्किटेक्ट मैं जानता हूँ कि ये सब की क्या इंपॉर्टेंस है। हमारी सोच सिर्फ छोटी रह जाती है कि ये छोटी रह जाती है। तो आइडियल कंडीशन में चारतोड़ा का गेट जो बन रहा है वो 2 रीज़न से अंदर गया हुआ है। पहला रीज़न तो डेफिनेटली जो लोगों का मानना है वो बिल्कुल सच है कि रोड कटिंग होने की वजह से गेट अंदर किया हुआ है कि आने वाले वक्त पे खुदा ना खास्ता रोड कटिंग इंप्लीमेंट हुआ तो क्या होगा, तो हमारा गेट टूट सकता है, तो हमारा इतने रुपए का करोड़ का पैसा वेस्ट जा सकता है। एक उसके बावजूद दूसरी नज़र से सोचे, गेट अंदर करने से हम लोग की क्या जगह चली गई? नहीं चली गई। वो जगह बाहर की जगह में आप आने वाले वक्त में देखोगे वहाँ पे पेविंग होगा। चारतोड़ा कब्रिस्तान में जो भी जियारत करने जा रहा है या कब्रिस्तान में मकफन करने आ रहा है तो उसकी गाड़ी कहाँ पार्क करेगा? वहीं जगह पे गाड़ी पार्क करेगा जो रोड पे ट्रैफिक पे डिस्टर्ब नहीं करेगा। यानी हम लोग ये नज़र से नहीं सोचते, हमारी सोच सिर्फ इतनी छोटी होकर रह गई है कि कब्रिस्तान का गेट, पर गेट के अंदर सहूलियत क्या होनी चाहिए, फैसिलिटी क्या होनी चाहिए, वो बात। अब वही लोगों को मैं बोलता हूँ कि आपको इतनी बड़ी हमदर्दी है तो चारतोड़ा कब्रिस्तान के चारों तरफ दुकानें बनी हुई है जिसमें कोई मज़हब का काम नहीं होता, कोई अच्छे काम नहीं हो रहे, सिर्फ दुकानें बनी हुई है। तो दुकानों आपके नज़र में नहीं आती, सिर्फ गेट नज़र में आता है और गेट की जगह छोड़ दी नज़र में आती है। आपको जो इतनी सब फिक्र है तो वो दुकानें तोड़ दीजिए और चारतोड़ा कब्रिस्तान को फ्री कर दीजिए। आपकी हिम्मत दुकानों वालों से बोलने के वालों की नहीं है। दुकान वाला गरीब है कि पैसे वाला, वो अलग बात है। 99% कोई भी गरीब नहीं है, मुश्किल से गरीब 1%, 2% लोग हैं, बाकी सब माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सा बिजनेस करते हैं, अच्छा सा कमाते हैं और अच्छे से बिजनेस में धंधे वाले हैं। यानी हमारे को वो उनकी नज़र वो दिखता नहीं है मगर दूसरी नज़र दिखती है। यानी हमारी सोच कितनी छोटी होकर महदूद होकर रह गई है, ये चीज़ है कि। और गवर्नमेंट रोड कटिंग कयाम अपने यूँ देखा जाए तो कब्रिस्तान होगा तो रोड कटिंग कभी नहीं कर सकती, मगर हम उनको क्या जवाब देंगे? वो रोड कटिंग में बोलेगा भाई आपकी कब्रिस्तान नहीं है, आपके मकान है, आपकी दुकान है और वो इलीगल है, लीगल नहीं है। तो कटिंग आज नहीं तो कल आएगा, किसके ऊपर आएगा? ये लोगों पे ही आएगा कि जो गलत कर रहा है। मगर कब्रिस्तान के अंदर जो मज़ार आई
और मतलब में कंपाउंड वॉल के बदले में तो हम लोग उसको एक्सपेंस यानी रोड वाइडनिंग नहीं होने देंगे। मुसेस्वाग कब्रस्तान में यही इश्यू है कि मुसेस्वाग कब्रस्तान में कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन वहाँ नहीं है। इसी वजह से ब्रिज होने के बावजूद रोड चौड़ा करना चाहते तो अभी गवर्नमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि कब्रस्तान है, लॉ है, लॉ के हिसाब से कब्रस्तान को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। मगर चार तोड़ा कब्रस्तान वालों को यही प्लेटफॉर्म से मैं लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ, आप लोग डर के रहो, आज नहीं तो कल आपकी दुकानें जो रोड को टच होके वो टूटने वाली है, टूटने वाली है, टूटने वाली है। यानी जो मुसलमान फिक्रमंद है उनके भी ये सोचने की ज़रूरत है क्यों टूटने वाली है, क्योंकि कब्रस्तान नहीं है, उसका जगह का इस्तेमाल कॉमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है। अब कॉमर्शियल इस्तेमाल होता है तो आप गवर्नमेंट को कौन से मुंह से कहोगे कि आप हमारे कब्रस्तान को तोड़ रहे हो? गवर्नमेंट यही कहेगी इलीगल दुकानें हैं, दुकानें को हम तोड़ रहे हैं, तो उसकी तैयारी हमारे रखनी होगी, ये हमारे सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम दो नाव यानी क्या बोलते डबल ढोलकी वाले दो मोहली बात नहीं कर सकते। डेफिनेटली मुसेस्वाग कब्रस्तान में कटिंग इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, उसका रीज़न यही है कि वहाँ कब्रस्तान की कंपाउंड वॉल है, कब्रस्तान में एक भी दुकानें नहीं है, सिर्फ कब्र है। चार तोड़ा कब्रस्तान में ये होगा तो हम लोग रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टेक्निकली हम लोग गलत है। अब गलत है तो कैसे रोक पाएंगे? यानी गलत रहेगा तो होहा हल्ला हुल्ला करके रोक पाए, वो दैट इज़ डिफरेंट थिंग, मगर वो हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग गलत बातों में, गलत चीज़ों में कोई भी सपोर्ट करते नहीं है। फिर मुसलमान हो, नॉन मुस्लिम हो कि गलत हो, गलत वो गलत है, हमारा कौम का बंदा भी गलत करेगा तो वो गलत ही हैगा। तो ये हमारे सबके सोचना हैगा, और ये हमारे सोच के आगे बढ़ना है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, और वो गलत करने के बाद नज़र से सोचना है कि क्या सच है ना क्या गलत है। बाकी इमोशनली सोच के कोई आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, और एक चीज़ के फिलहाल यतीम खाने में कुछ क्लासेस वगैरह चलती है, उनमें किन किन चीज़ों का शुमार होता है? अब देखो मैं आपको लोगों को थोड़ा बताना चाहता हूँ। अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी पेरेंटल बॉडी है। अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी जैसे 32 मस्जिदों का मैनेजमेंट, 6 कब्रस्तानों का मैनेजमेंट, हुजरे का मैनेजमेंट, लंगर खाना, ये समझो नौबत खाना, ये सब का मैनेजमेंट करता है। ये लिल्लाह को पैसों से करता है। एक सेकंड चीज़, अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी यतीम खाना भी मैनेज करता है, यानी यतीम खाना जकात के पैसों से मैनेज करता है। जकात का फ़ंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अच्छा होता है, पैसों की तकलीफ़ें नहीं होती, तो यतीम बच्चों के लिए हम लोग काम करते हैं। यतीम बच्चों के बाद मिस्किन बच्चों के लिए भी काम करते हैं, क्योंकि पैसा हमारे पास सरप्लस बचता है, तो उस पैसा को हम लोग वेस्ट जाने नहीं देते। उसकी वजह से मतलब में ये है कि देने वालों का पैसा मतलब में क्या है, उनका मतलब है कि यतीम और मिस्किन पे पैसा लगे, जिससे कौम की फलाहियत हो। एक अब अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी को हम लोग ने किराए पे दी हुई है, मगर वो प्रॉपर्टी इस तरह से किराए पे दी हुई है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट कायम हो। एजुकेशन इंस्टीट्यूट कायम हो तो उनके साथ हमारे बैठ के एमओयू बना हुआ है, और एमओयू बनाने में उसमें मतलब में उनके साथ हम लोग ने नक्की किया हुआ है। जो अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ में सुल्तान अहमद एजुकेशन, जो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलती है, इंग्लिश टेक्निकल इंस्टीट्यूट चलती है, फैशन डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट चलती है, कंप्यूटर सेंटर चलता हैगा, ये सब जो चीज़ें चल रही है वो हमारे मुंशी एजुकेशन ट्रस्ट के साथ टाई अप हुआ है, और उनके साथ हम लोग ने यही नक्की किया हुआ है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि उनके भी स्टाफ को पगार देना है, उनके भी मतलब में एक अच्छी सी क्वालिटी एजुकेशन करना है, इक्विपमेंट लेना है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, तो फीस तो चार्ज करेंगे, उसके बगैर तो होता नहीं है। तो वहाँ पे आप जो इदारे की फ़ीस दूसरी जगह ज़्यादा है, सपोज एग्जांपल 10,000 दे रहे हो, वो आप यहाँ 6,000 फ़ी दे रहे हो। इसी तरह से ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलती है, और एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर एकेडमी चलती है, मतलब में ITI चल रहा है, यानी इलेक्ट्रिकल के कोर्स चलते हैं, वो चलते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग चलता है, इंग्लिश अपने कंप्यूटर एकेडमी चलती है, अरबी भी क्लासेस बीच में चलते थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लोग के लिए भी क्लासेस चलते हैं। सेम टाइम में एक रीडिंग रूम रखा हुआ है सिटी के बच्चों के लिए, वो मतलब मैं वहाँ के जिस सिटी में लोगों को बच्चों को पढ़ने की तकलीफ पड़ती है, तो एक रीडिंग रूम जैसा बनाया हुआ, बच्चे आके पढ़ाई कर सकते हैं, यानी ऐसे सब काफ़ी कुछ काम चलते हुए। तो ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट नो प्रॉफिट नो लॉस हम लोग जो बोलते हैं, वो पॉइंट ऑफ से वो यानी इन सोच समाज को एक एजुकेशन में अपलिफ्टमेंट के लिए सपोर्ट मिले, उसकी वजह से इंस्टीट्यूट चलाते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज़ और साहब के जो मस्जिद है, मस्जिदों के पेश इमाम को पगार देना, तो ये पगार जो फिक्स किया जाता है, ये सुन्नी मुस्लिम वक्फ बोर्ड की तरफ से किया जाता है? यानी अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी 3232 मस्जिद के मौलाना इमामों को पगार दे, इमाम मौलाना जो बोलते हैं हम लोग, बांगी है, फरास है, वो सबको पगार देते हैं। इसी वजह से हमारा एक्सपेंस ज़्यादा होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, हम लोग जैसे जब ट्रस्टी बन के आए थे, उससे तकरीबन आज हम लोग इमामों को पगार दे रहे हैं, वो 2.5 गुना ज़्यादा हो गए चुके हैं। यानी यही हम लोग मैसेज देना चाहते हैं कि किराया बढ़ा तो सबसे पहले हकदार कौन है। जिसी तरह से मैंने बोला कि हमारे समाज के लोग, इमाम मुश्किल से उस टाइम पे 2000-3000 में मतलब मैं इमाम का पगार था 1200 रुपये, 1500 रुपये बांगी का पगार था। आज वो इमामों का पगार 7000 से लेकर 14000 के बीच में हम लोग ने कर दिया हुआ है उनकी सीनियरिटी के हिसाब से, और मतलब मैं बांगी और फराज का पगार 5000 से 7000 रुपये उनकी सीनियरिटी के हिसाब से। यही हम लोग का मैसेज है कि पैसा हमारे पास जब कम था तो हम पैसा की सैलरी नहीं दे पाते थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह पैसा बढ़ रहा है तो हम लोग उनको सैलरी दे रहे हैं। हमारी नीयत ये है कि हमारा इमाम बांगी
किसी के हमें हाथ ना फैलाए। हाथ नहीं फैलाएगा तो हक से बात कर सकेगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि उनका भी घर है, उनका भी पेट है, उनके भी बीवी बच्चे हैं, तो वो लोग मतलब में क्या करेंगे? जो उनको मतलब में हम लोग सिर्फ 5,000 7,000 पगार देंगे तो उनका घर कैसे चलेगा? और घर नहीं चलता तो किसी के हमें क्या ऐसा होता है कि कोई बंद मुट्ठी में पैसे कौम में देने वाले होते हैं, मगर बंद मुट्ठी में कौम में पैसे देने वाले होते हैं तो वो होता है क्या कि उनके हाथ उनकी नज़र में वो उनको सच नहीं कह सकते। कितनी बार वो लोग गलत काम करते होते या गलत कहते हो तो हक पे बात नहीं कर सकते। तो हमारे इमाम को, जो इमाम और बागी को सच्चा प्रॉपर पगार मिलेगा और हक से जी सकेगा तो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, और हाथ नहीं फैलाएगा तो हक पे रहेगा, हक की बात करेगा। इसी वजह से हमारी ये मूवमेंट तो रहती है। जो बाई प्रोडक्ट में आपने क्वेश्चन किया तो मुझे याद है, आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि लोगों को हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि आज अहमदाबाद की सब मस्जिदों में जाके देख दीजिए, अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी का इमाम को सबसे बेहतर पगार मिलता है। एक सेकंड चीज़, कितनी मस्जिदों में लोग प्राइवेट में मैनेज करते होते वो बंद मुट्ठी में या इमामों को अच्छा पगार देते हो, अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छी बात है। मगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे बात करता हूँ और बड़े ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात करता हूँ, क्योंकि आज मेरे पास सपोज एक स्टाफ है तो उसको मैं 20,000 पगार दे सकता हूँ। मेरे साथ 200 स्टाफ है उसको मैं 20,000 पगार दूंगा तो मेरे को करोड़ों रुपये चाहिए, तो वो मुश्किल होता है। इसकी वजह से मतलब मैं हर एक स्टाफ को साथ लेके चलना, यानी ये टोटल हमारे स्टाफ की जो देखी जाए तो तकरीबन 100 के करीब का स्टाफ है हमारे, ये सबको टोटल में कर लेता हूँ। अब 100 बंदों का स्टाफ को ऑफिस चलाना, यानी वो सब चीज़ें। और सेम चीज़ मैं जैसे आपको बताता हूँ कि लाइट बिल, मस्जिदों का लाइट बिल तकरीबन एवरी मंथ 1,20,000 रुपये करीब आता है। ये क्योंकि उसका भी रीज़न ऐसा आएगा कि पहले के वक्त में मतलब में लाइट का भी कम इस्तेमाल होता था, गर्मी भी बढ़ चुकी है, दिल वाले पैसे देने वाले भी होते हैं, कितने में मस्जिदों में एसी लगा देते तो मस्जिद का लाइट का बिल का खर्च हमारा बढ़ जाता है। तो ये होते जाता है। माइक भी नहीं थे पहले माइक भी नहीं थे, मगर उसमें लाइट का कंज्यूम होता था वो कम होता था, मगर एसी में बहुत इतना सब लाइट का कंज्यूम होता है। यानी लोगों बेहतरीन लोग देने वाले वो भी लाइट के बिल के पैसे भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि देने वाले नहीं देते, मगर क्या होता है कि एक बार दे के चले जाते हैं। मगर कंसिस्टेंसी की मैं बात करता हूँ, 1,20,000 रुपये पर मंथ, तो साल का 14 से 15 लाख रुपये सिर्फ लाइट बिल में जाता है। अब 15 लाख रुपये डोनर दे के जाता है, एक बार 200 रुपये 500 रुपये 10,000 रुपये दे के चला जाता है। पर ऐसा नहीं बोलता कि हर महीने मैं 10,000 रुपये दूंगा। अब हर महीने 10,000 रुपये वाले 10 इंसान मिलते हैं तो अलग बात है, तो प्रॉब्लम नहीं है, मगर ऐसा तो कभी होता नहीं है कि वो कंसिस्टेंसी नहीं होती। इसकी वजह से मैं एक और रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि हम लोग बीच में ऐसा सोच रहे थे, हमारे ट्रस्टी बड़ा साहब भाई सैयद है, उनका बहुत बढ़िया अच्छा माशाल्लाह सजेशन था। उनका सजेशन ऐसा था कि क्यों ना हम एक टीम खड़ी करें, कि टीम खड़ी करने की मैं ऐसा करें कि 100 रुपये वाले 100 जन हो, जो मतलब मैं बोले हर महीने में 100 रुपये दूंगा। कोई 200 रुपये वाले 200 जन हो, बोले हर महीने 100-200 रुपये दूंगा, यानी 200 रुपये वाला हो, कोई 500 रुपये वाला हो। इस तरह से हर एक इंसान कौम के लिए ऐसी कमिटमेंट करे कि मैं हर महीने मस्जिदों के लाइट बिल के लिए 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये 1,000 रुपये कुछ भी दूंगा। और ऐसी कमिटमेंट जो करते हैं, और ऐसे कमिटमेंट करने वाले 100-200 1,000 लोग हो जाते इकट्ठा, तो तकलीफ 3 के जो बोलते हैं अपने कहावत है 3 के, तो 3 के बहुत बड़ा काम हो सकता है। यो उसके लिए भी इंशाल्लाह हम लोग को कोशिश करना चाहते हैं, मगर रिसोर्सेज कम पड़ते हैं, वक्त कम पड़ता है। तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसे यंगस्टर जो ज्वाइन हो और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, और किसी तरह से हम उनको टेक्निकली नाम देना चाहते हैं रफ़ीक औकाफ। वक्फ का पूरा बहुवचन है औकाफ, यानी रफ़ीक वकाफ के रफ़ीक हैं दोस्त। तो बस यानी उनके दोस्त बनाना चाहते हैं, और दोस्त ऐसे दोस्त के मतलब में हर महीने उनके जेब से थोड़ा पैसा दे, और वो ताउन उनका जो होगा उससे एक स्ट्रॉन्ग मतलब में एक इदारा बिल्ड हो सकता है। ये चीज़ के लिए मतलब में हम लोग रिक्वेस्ट करते रहते हैं। एक चीज़ और कि खासकर वक़्फ़ के अंदर में जो कब्रिस्तान आ रहा है उनमें जो खर्च होते हैं, जैसा कि कब्र खोदने वाले को देना और पार्टियाँ वगैरह का जो है वो कुछ फिक्स किया हुआ है इसमें? उसके बारे में मैं थोड़ा प्रॉपरली एक्सप्लेन कर लूँ। पहले मैं ये पॉइंट से आने से पहले एक जनरलाइज बात करता हूँ। मुसेसा कब्रिस्तान में 2 साल पहले एक ऐसी बात हुई थी कि मुसेसा कब्रिस्तान में प्रॉपर मेंटेन नहीं होता, तो हम लोगों ने मिलके एक मूवमेंट शुरू की थी। मूवमेंट शुरू करने के बाद मतलब मैं एवरी संडे जाते थे और सफाई करते थे। डेफिनेटली 3-4 हफ्ते तक मूवमेंट को पछा रहा, फिर वक्त में आने में लोग टूटते गए। तो उसके बाद ये लगा, वो मूवमेंट करने का मकसद हमारा था कि अपने बेदारी पैदा हो समाज में। वो मूवमेंट करने के बाद फिर ऐसा लगा कि भाई ये चीज़ को परमानेंट रखना होगा तो पेड स्टाफ रखना पड़ेगा। तो मुझसे इस वक्त कब्रिस्तान तकरीबन 1 लाख वार जगह की जगह में, आज हमारा मकान बंगला होता है 100 वार 200 वार, उसको मेंटेन करना है। वो सोचो उसके हमें 1 लाख वार जगह को मेंटेन करना है, तो उसको मेंटेन करना पड़ता है, और मेंटेन करने के लिए प्रॉपर स्टाफ रखना पड़ता है, उसको खर्च करने के लिए पैसा लगाना पड़ता है। एवरी ईयर अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ का एनुअल रिपोर्ट पब्लिश होता है, उसके अंदर आप देखेंगे कि साल के 12 से 15 लाख रुपए मुझे इस वक्त कब्रिस्तान को सिर्फ मेंटेन करने में जगह खर्चा होता है। ये खर्चे में स्टाफ का, यानी मुसेसा कब्रिस्तान में आए हुए मस्जिद का कोई लाइट बिल नहीं है, कोई मतलब में मस्जिद के इमाम का खर्चा नहीं है, पकाने का। सिर्फ जो खर्चा जो है वो खर्चा है कब्रिस्तान की सफाई का, घोर खोदियों को वहाँ रखने का, लाइट बिल अपने कब्रिस्तान का लाइट बिल का, और कब्रिस्तान के मतलब रूटीन मेंटेनेंस का, ये चीज़ में। अब बात उसकी मैं बात ये करता हूँ,
अब इसको मेंटेन करने के लिए क्या होना चाहिए? मेंटेन करने के लिए खर्च को मतलब में जो पैसा है वो उसको लगाना पड़ता है। तो वो पैसे के लिए मतलब में अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी ने ऐसा नक्की किया हुआ है कि भाई एक कवर के ऊपर मतलब में खर्चा जो है तो वो आदमी से वसूल किया जाता है। अब वो खर्चा भी ऐसा नहीं है कि 100 रुपये का खर्चा है तो 100 रुपये वसूल किया जाता है। वो खर्चे के सामने 50 या 60 रुपये वसूल किया जाता है। उसका मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी एक कब्रस्तान के ऊपर 12 यानी एक कबर के ऊपर 1200 रुपये चार्ज करती है। 1200 रुपये में से 650 650 रुपये कबर खोदने वाले को सीधा चला जाता है। कबर खोदने वाले को घूर खोदिए को महीने का 3000 से 6000 के बीच का पगार है। पगार तो फिक्स है ही, उसके बावजूद ये उनको एक इंसेंटिव दिया जाता है, यानी तकरीबन 650 रुपये उसमें चले जाते हैं। वहाँ हमारा स्टाफ जो सुपरवाइजर होता है उनको उस कबर की पहुँच बनाने के लिए रखा होता है, उनको 50 रुपये उनके पास चले जाते हैं। यानी तकरीबन देखे तो 500 रुपये तो 700 रुपये, सॉरी 650 500 700 रुपये तो चले गई। अब जो मतलब मैं 1200 रुपये चार्ज करते हैं, 500 रुपये बचता है। 500 रुपये बचता है तो 500 रुपये में से मैं आपको इतना बताऊं कि एवरी मंथ मुसल सवा कब्रस्तान में 60 से 70 का मैयतें आती है। 500 रुपये और 60 गिनो तो 30,000 रुपये हुए। तो ये नहीं, ये चीज़ों में 30,000 रुपये महीने का बचता है और साल का महीने का खर्चा है 1.5-2 लाख रुपये। यानी यही बता रहा है कि दो चीज़ें एंड मिलते नहीं है। मगर हम ऐसा नहीं है कि भाई ये कोई प्रॉफिट मेकिंग यूनिट है कि या फिर ऐसा कुछ है, तो ऐसा नहीं करते कि भाई खर्चा 2,000 रुपये है तो मतलब 2,000 रुपये चार्ज करो। खर्चे के सामने मतलब मैं इतना ही चार्ज करता है जितना वक्फ कमेटी इसको मेंटेन कर सके या लोगों को तकलीफ ना पड़े, एक बात। अब दूसरी बात जो आती है कि कब्रस्तान में जनरली एक बात का क्वेश्चन कायम उठता है कि घोर खोदिए ने 2,000 रुपये ले लिए, 5,000 रुपये ले लिए, 10,000 रुपये ले लिए। उसके बारे में मैं सबको एक थोड़ा वार्न करना चाहता हूँ और सबको यही कहना चाहता हूँ कि आप घोर खोदिए को सिर्फ रिसिप्ट के अंदर जो अमाउंट मेंशन करिए उसके अलावा पैसा मत दीजिए, बिल्कुल। उसके अलावा जो पैसा देते हो तो आप पढ़े लिखे होकर मतलब मैं गलत कर रहे हो, एक पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट दूसरा, घोर खुदिया की बात ये आती है। घोर खुदिया ये बोलते हैं कि भाई साहब हम लोग उनके पास से एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेते, 1200 रुपये लेके 1200 रुपये की पहुंच बनाते हैं। मगर 1200 की जगह पे हम लोग उनसे 2,500 के 3,000 रुपये कब लेते हैं कि जब वो लोग यूँ बोलते हैं कि भाई आप कबर खोदने के साथ कबर के पार्टी में पार्टियाँ लाना तो पार्टियाँ ले आना, चटाई ले आना, उसके अलावा का जो भी अपने सामान है, मकफन का सामान है, ये लाना, वो सब कब्रस्तान के इनको घोर खुदिया पे छोड़ देते हैं। तो अब वो उसमें हमारे लोगों को यही कहना है कि आप उनसे पहले तय कर लीजिए कि ये सब सामान का खर्चा हम लोग ने एनालिसिस किया हुआ था, एनालिसिस किया कि उससे 1,800 रुपये से ज़्यादा उसका खर्चा नहीं होता उस सब सामान का। अब आप उनसे तय करके 1,800 रुपये के आसपास का तय करके 1,800 रुपये के आसपास की फिगर दे दीजिए। मगर 1,800 की जगह पे आप उसने 3,500 किया, 3,500 दो देगा तो वक्फ कमेटी कहाँ से जवाबदार रही? आप किसी की दुकान पे जा रहे हो, दुकान पे जाके खरीदी कर रहे हो, उस खरीदी कर रहे में वो जो रेट बोलता है वो रेट से आप नक्की कर रहे हो। आप रेट नक्की नहीं करते हो तो गलत बात है, और नक्की करते हो तो फिर उससे बाद अलावा थी। और वो सब चीज़ें भी अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी में कोई रिस्क से इन्वॉल्व नहीं है। हम लोग का क्लियर कट इसकी स्लिप की पहुंच बुक के पीछे बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या और मतलब में दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है। यानी आप दूसरा से कुछ सामान नहीं लाते हो और सामान उसके ऊपर छोड़ते हो घोर खोदियों के ऊपर, तो घोर खोदिया उसका चार्ज तो वो उसका सामान तो पैसा तो लेगा, मगर अब पैसा वो गलत ले रहा है। यानी आदमी की नीयत के आदमी का चेहरा देख के लिए वो ज़्यादा ले लेता है, तो वो आपकी गलती है। तो इसके लिए हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसी गलतियाँ ना होने दें। इसकी वजह से मतलब वक्फ कमेटी का नाम बदनाम होता है और लोगों का भी नाम बदनाम होता है, और ऐसे लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो आपको मतलब में हम लोग जो कुछ भी हो उनको एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि वक्फ कमेटी की प्रॉपर इंस्ट्रक्शन पढ़िए, उसको समझिए और घोर खोदिया के साथ प्रॉपर आप रेट नक्की कर लीजिए सब कुछ ये चीज़ों का, और चीज़ नक्की करके उसके बाद सामान आप लेके आओ। तो घोर खोदिया बोलते हैं हम सामान वो लोग लेके आए तो हमारे को कोई एतराज़ नहीं है। ऐसा है ही नहीं कि सामान ये घोर खोदिया पास से लेना है। ये सब सामान वक्फ कमेटी मुहैया करा सकती है, मगर वक्फ कमेटी मुहैया कराने में ये सब ब्लेम होते हैं। इसकी वजह से हम लोग अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। हम लोग सिर्फ इतना आपको फैसिलिटेटर की तरह फैसिलिटी देना चाहते हैं, ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना नहीं चाहते। इसी वजह से हम लोग ने ये सब चीज़ें से दूर रहे हुए, उसके बावजूद बदनामी होती रहती है। मगर जैसे मतलब मैं अभी सिफा का इंसिडेंट हुआ था, उसके साथ में इसको जोड़ते मैं बात करूँगा। कौम के कितने लोग मतलब में जज्बाती लोग होते हैं, उसकी डिटेल में नहीं जाते, उसकी डेप्थ में नहीं जाते। डेफ में जाए बगैर मतलब में सिर्फ मतलब में होहा करना जानते हैं। सबसे पहले उनके कोई भी चीज़ को समझना है कि सामने वाला आदमी कौन सी नीयत से काम कर रहा है और उसकी नीयत साफ़ है कि नहीं, एक। और उसकी नीयत के अंदर आपको खोट लगती है तो बिना वजह होहा करे बस उसके जाके उसके साथ मिल लीजिए, समझ लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई 1,200 रुपये का जो एक्सपेंस होता है, वो 1,200 रुपये का एक्सपेंस फिर भी नो प्रॉफिट नो लॉस की भी बात नहीं है। लॉस के अंदर होकर होने वाला ये है जो मतलब मैं इनकम टैक्स अपने कॉमर्स की लैंग्वेज में अपने बात करें तो सिर्फ लॉस ही है।
क्योंकि हमारे जो चीज़ को रिकवर करना है, कब्रस्तान का खर्चा महीने का समझो ना 1.5 लाख रुपए आता है, और महीने की समझो ना एग्जाम्पल 60 मैयतें होती है, तो 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 60 करना ही पड़ेगा। उसके बाद जो खर्चा आता है वो मतलब में जो होगा, तो मतलब में हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस पे बात होगी, वो करेंगे तो महीने का वो 2,000 2,500 हो जाएगी, और काफ़ी कब्रस्तानों में ऐसा रेट है। मगर हम लोग ये सब चीज़ करना नहीं चाहते, ये सब चीज़ में क्योंकि क्यों भी अल्लाह ने दिया हुआ उससे मैनेज हो जाता है, फिक्र नहीं होती। क्योंकि मगर एक चीज़ मैं हर बार बोलता हूँ कि जो भी है उनके सबके एक ही चीज़ सोचना है कि ये जो कुछ भी इसमें सपोर्ट करने में जो देते हुए वो साहबे माल लोग होते हैं, उनकी भी हार्ड अर्न कमाई होती है, हलाल की कमाई होती है। वो जज्बा उनको जज्बा है, उनको अपने सवाब जारिया चाहिए, इसी वजह से मतलब में अल्लाह ताला की राह में वो लोग खर्च करते हैं। मगर हम लोग सब लोग इंसान के आदमी चाहिए के सोचना होगा कि हमारे पास भी अल्लाह ताला ने हमारे को जो भी कुछ दिया हुआ है 500 हज़ार 2,000, तो हमारे भी खर्च करना चाहिए, रादर देन कुछ एक्सपेक्ट करने बार। हर बार हम लोग कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। जिसी तरह से ये वाला इंसिडेंट में बात करूँ कि अभी मतलब मैं लास्ट मंथ ही 1-1.5 महीने पहले इंसिडेंट हुआ था कब्रस्तान की कंपाउंड वॉल का। उस दिन के इंसिडेंट में मैंने भी वही बोला कि भाई कंपाउंड वॉल के लिए फंड चाहिए, बजट चाहिए। यहाँ खड़े हुए चलो आदमी जेब में हाथ नाको और पैसे नाक के कितने रुपए पैसे देते हैं, मुश्किल से 6,000 रुपये इकट्ठा हुए, और 1,000 ही देने वाले 6 लोग थे, 6 ने 7,000 रुपये इकट्ठा हुए, 6 लोगों ने 1,000 रुपये दिए। मगर दूसरे लोग ने, कोई ने 5 रुपये, कोई ने 25 रुपये, कोई ने 100 रुपये करके जेब में हाथ ही नहीं नाका। तो इसका मतलब मैं वही बोलूँगा, ऐसे लोगों को बुरा मत लगाना। मगर आपको कौम की फिक्र या हमदर्दी होती तो उस वक्त चंदा हो रहा था कब्रस्तान के कंपाउंड वॉल के लिए, तो आपका ताउन रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये कुछ भी कर सकते थे। और उस वक्त पे आपके पास जेब में पैसा नहीं होता तो आप आने वाले वक्त के बाद आप पैसा दे सकते थे। और ये भी हम कहते हैं कि भाई आप पैसा नहीं दो, मटेरियल भिजवा दो, मटेरियल से काम करो, और नहीं हो आपको रिसोर्स अल्लाह ने साहब माल नहीं बनाया तो किसी के पास जाके पैसा लेके इकट्ठा कर लो और कौम के लिए इस्तेमाल करो। यही चीज़ होता है। जब तक हम लोग कैसा होता है कि कौम के लिए घसाना नहीं चाहते, वक्त देना नहीं चाहते, पैसा देना नहीं चाहते, सिर्फ बात करना चाहते, और बात में भी कंस्ट्रक्टिव बात करे, एडवाइस करे, गाइड करे तो अच्छी बात है। कौम को तोड़ने वाली बात करते, जोड़ने वाली बात नहीं करते, ये गलत बात है। यानी ये प्रॉब्लम हर जगह कौम में लोग बात करते रहते हैं, और हम लोग जैसे कैसा होता है कि ये बात करने की जगह पे खाली एक ही बात है कि हम लोग एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं। ये लोग की बातें सुन के अगर चले गएंगे तो हम लोग को भी काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि हम लोग नेगेटिव बात पे भी ना करें, नेगेटिव बात ना सोचें, हम सिर्फ कंस्ट्रक्टिव बात करें, कंस्ट्रक्टिव बात सोचें। मगर सिर्फ मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसको कौम की हमदर्दी है, कौम को सच्चे मायने हमदर्दी है, तो आपके घसाना चाहिए। घसाना किस तरह से चाहिए? आपको बस अल्लाह ताला ने दिमाग दिए हुआ है, यानी कुछ मतलब में थिंक टैंक की तरह, तो आपके कुछ आइडियाज़ दिए हुए, तो कौम के लिए आपको आइडियाज़ दो। आपके पास वक्त है तो कौम के लिए वक्त दो, आपके पास पैसा है तो पैसा दो, कुछ भी तरीके से, आइदर पैसों से, दिमाग से, या फिर वक्त देके, आपका वक्त देके कौम के लिए कुछ भी तो घसाओ। अब कुछ करना नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप पे बैठे बैठे देख लेना है, पढ़ लेना है और स्टेटमेंट दे देना है कि जिस तरह से मतलब मैं ग्राउंड पे कोई क्रिकेटर खेलता है या अपने जो पीएम बनता है, सीएम बनता है, इसका ये करना चाहिए। भाई पीएम को करेगा और पीएम को करने दो, सीएम जो करेगा सीएम को करने दो। आपकी ताकत तो वहाँ जाके बैठने की नहीं है। क्रिकेट पे ग्राउंड पे खेलने में वो उसके चौका ऐसे मारना चाहिए, छक्का ऐसे मारना चाहिए, बॉल ऐसे करना चाहिए। ग्राउंड पे जाके तो हम लोग बॉलिंग करने वाले नहीं है, तो फिर काय को उसमें अपना टाइम जाया करने चाहिए। हम लोग क्या कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं उस पर गौर करें, और उसमें से ये एनालाइज करें अल्लाह ताला ने तीनों में से हमारे को क्या दिया हुआ है। पैसा दिया हुआ है, वक्त दिया हुआ है, कि थिंक यानी गाइडेंस की मतलब अल्लाह ने सलाहियत दी हुई है। तीनों में से एक, तीनों में से दोनों, तीनों जो रिश्ते अल्लाह ताला ने जो दिया उसकी तरह से कौम की तरक्की के लिए इसलिए आपने हमारे को अपने आप को इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारी सबसे रिक्वेस्ट होती है। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, रिजवान भाई से हमने बातचीत की और काफ़ी जानकारी मिली वक़्फ़ के बारे में। जैसा कि रिजवान भाई ने कहा कि रफ़ीक औक़ाफ़, तो कई नौजवानों को जो है वो कौम की खासकर खिदमत करने के लिए भी आगे आना चाहिए, और जिस तरीके से भी हो सकता है दिमागी तौर से या फिर वक्त निकाल कर, या अगर साहिब माल हैं तो वक़्फ़ के साथ जुड़ना चाहिए। और ऐसे किसी भी मसले पर अगर बातचीत करनी है तो वो टेबल पर बैठ कर भी उसका सॉल्यूशन आ सकता है, मसले का हल आ सकता है। इस तरीके से किसी बात को उछाल कर अगर हम बात करेंगे तो तफरका पैदा होगा। तो दोस्तों, मैं मज़हर शेख आपसे इजाज़त चाहता हूँ, कैमरामैन खुर्शीद शेख के साथ। अल्लाह हाफिज़।